हेलो स्मार्टियंस, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट अचीवर्स। आई वेलकम यू ऑल एंड आज हम अपनी जेईई मेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पीवाईक्यू का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 4 अप्रैल शिफ्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। एक XY एक मेम्ब्रेन है। So we have a XY membrane partition between two chambers. So there are two chambers as you can see in the picture. दो chambers present है X और Y। तो ये हमारे पास एक membrane है। Solution is C1 and C2. Now we containing sugar solution of concentration C1 and C2. दोनों में ही sugar की concentration present है। C1 and C2 बराबर नहीं है as it is mentioned. C1 जो है वो ज़्यादा है as compared to C2। अब बोला गया है कि फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज गोइंग टू बी करेक्ट। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने सबके घर में क्या लगा होगा, आरओ। दैट इज प्रोसेस, वहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है वो ही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, मूव आउट करता है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन C1 ज्यादा है C2 से तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट विल गोइंग टू मूव फ्रॉम C1 टू C2। तो जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, जहां कम कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से C1 से C2 सॉल्वेंट यहां पे मूव आउट करेगा। तो देखते हैं सब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेम्ब्रेन एंड पार्टीशन सेलोफिन्स P1 इज ग्रेटर देन पाई। अब सबसे पहले व्हाट इज पाई हियर। पाई आपने पढ़ा होगा, एक टर्म होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक पर्टिकुलर हम प्रेशर होता है विच इज अप्लाइड ऑन दैट साइड ताकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो मूव करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो सॉल्वेंट को मूव कराने के लिए जो हम मिनिमम प्रेशर, और वी कैन से अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो मिनिमम प्रेशर जो हम लगाएंगे ऑन द अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट को कहाँ से कहाँ मूव कराना है, C1 से C2। तो आप कहाँ प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली C1 साइड पे। जितना ज्यादा पे आप पे प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट मूव आउट करना स्टार्ट करेगा। तो आई कैन से सपोज प्रेशर P1 है यहाँ पे और ये P2 है C1 का, ये C1 का प्रेशर है और ये C2 का प्रेशर है। तो P1 शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पाई। अगर ऑस्मोसिस, अगर आपने पाई को ज्यादा कर दिया तो ऑस्मोसिस प्रेशर जो होगा, ऑस्मोसिस प्रेशर हमारा रिवर्स हो जाएगा। बट P1 हमें ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पाई टू गेट द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास, P1 इज ग्रेटर देन पाई। सेकेंड में P2 इज ग्रेटर देन पाई। नो, अगर आपने प्रेशर P2 साइड ज्यादा कर दिया तो सॉल्वेंट बैक साइड मूव करना स्टार्ट करेगा और वो प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस, नॉट इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकेंड स्टेप में भी P1 इज ग्रेटर देन पाई, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में मेंबर एंड पार्टीशन सेलोफिन्स P2 इज ग्रेटर देन पाई, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो जस्ट आपको ये चेक करना था कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस डायरेक्शन में मूव करेगा ऑस्मोटिक। तो अगर आपको ये चीजें पता है आप ये क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let us consider a reversible reaction. So we have a reversible reaction means it can go in the forward direction as well as it can go in the backward direction. Now in this reaction we have delta H and delta S. Both of them has positive value. अगर delta H positive है it means कि reaction क्या है, endothermic। और अगर हमारे पास delta S positive है इसका मतलब क्या है कि reaction की entropy क्या हो रही है, after the reaction is going to be increase। मतलब रिएक्शन हमारी एंट्रोपिकली क्या है, फेवरेबल है। नाउ वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब रिएक्शन का अगर हमें स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। अब दो चीजों में स्पॉन्टेनिटी आती है, डेल्टा जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर हमने डेल्टा जी को इक्वल टू 0 करा तो वो रिएक्शन होती है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेल्टा जी शुड लेस देन 0 होगा फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये भी स्पॉन्टेनिटी की, अगर डेल्टा जी 0 होगा तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। डेल्टा एच इज लेस देन दैट ऑफ टी डेल्टा एस। डेल्टा एच बाई डेल्टा एस इज लेस देन टी।
तो इसकी वैल्यू T से कम आनी चाहिए। सो वी कैन से टेम्परेचर जो होगा हमारा हमेशा ज़्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू T इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि T इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा S के, बिकॉज यहाँ पे T इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S विच इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। तो T इक्विलिब्रियम यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा S। नाउ यू कैन पुट हेयर वैल्यू रख दो आप इसमें TE की, T इज लेस देन दैट ऑफ T, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से, अगर आप नहीं समझ में आएगा यहाँ से T इक्विलिब्रियम, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा H शुड बी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे TE की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे हम T को रखेंगे तो T शुड बी लेस देन दैट ऑफ T, और वी कैन से द टेम्परेचर वी हैव टू टेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ T इक्विलिब्रियम इफ वी हैव टू मेक दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक नेचर। अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है O2 के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इट शुड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारे मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 × 8 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती। अब sp मिक्सिंग के लिए आपको बैक टू कोवेलेंट बॉन्डिंग वहाँ पे पढ़ाया जाता है sp मिक्सिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है। सो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। अब एक चीज यहाँ पे क्या थी, अगर sp मिक्सिंग होती तो नीचे पाई आता, पाई की बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है व्हेन देयर इज sp मिक्सिंग। तो सिग्मा 2pz देन पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, एंड देन इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। सो वी हैव 2 + 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो O2 इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। लेट्स चेक N2। N2 में होते हैं 2 × 7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। सो N2 के लिए वी हैव सिग्मा 1s2, देन उसके बाद सिग्मा 1s2 के बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, एंड अब यहाँ पे चेक करना है कि सिग्मा आएगा पहले या फिर पाई, बिकॉज नाइट्रोजन में होती है sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग के वजह से भी मैंने बताया नीचे वाला ज्यादा कौन स्टेबलाइज होगा, पाई। तो वी हैव पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, एंड देन वी हैव सिग्मा 2pz फॉलोड बाय पाई स्टार 2px एंड देन पाई स्टार 2py, and then we have sigma star of 2pz. So 2 + 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सारे देखो इसमें 2px पूरा फुल है, 2py पूरा फुल है, एंड सिग्मा 2pz भी। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो बी ऑप्शन तो गलत है। F2 के लिए चेक करते हैं। F2 इज 2 × 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर चेक करें तो सबसे पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब फ्लोरीन में भी sp मिक्सिंग नहीं होती। sp मिक्सिंग होने का सबको पता है ना रीजन, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp मिक्सिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अप टू नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग होगी, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती। तो फ्लोरीन पे भी sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे भी सिग्मा इज मोर स्टेबलाइज, तो सिग्मा 2pz, देन वी हैव पाई 2px पाई 2py फॉलोड बाई पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, and then sigma star of 2pz. Let's fill the electron 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, सिग्मा स्टार में। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे बट है 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। S2 क्या होगा, S2 इज 2 × अच्छा S2 की
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होगी, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर होगी ऑक्सीजन से, बिकॉज ये ऑक्सीजन का बिल्कुल ही मेंबर है, उसी ग्रुप का सेम मेंबर है, तो H2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। Cl2 क्या होगा? Cl2 के लिए अगर हम बात करें, हाँ, Cl2 इज 3s2 ओके। लेट्स चेक विद S2 के लिए अब हम एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, क्योंकि इतने सारे इसमें 3s होगा 3p होगा, तो डायग्राम से देखते क्या होता है। दिस इज 3s एंड दिस इज 3p, ठीक है। सल्फर में 3s और 3p होता है। अब सल्फर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन में जैसे हमारे 2s में 2 और 2p में 4, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से फिल होगा 1 2। अब ये वाला सबसे पहले बॉन्डिंग बनाएगा BMO और ABMO, यहाँ पे भी सेम चीज, फिल कर देते हैं इसको 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। Cl2 को चेक करते हैं। Cl2 is we have 3p and 3s, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, 3p 5 होगा इसमें। तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल हो गए। इसके बाद यहाँ पे टोटल कितने बचते हैं? 5 + 5 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? डायामैग्नेटिक। एक बार फ्लोरीन को और चेक करते हैं, बिकॉज अगर Cl2 डायामैग्नेटिक, फ्लोरीन शुड बी डायामैग्नेटिक। दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, ये भी 2p होगा और ये भी 2s, तो 2s फर्स्ट बॉन्डिंग, एंड देन यहाँ पे भी सबसे पहले, अब यहाँ पे देखना सिग्मा ज़्यादा हमारे पास लोअर एनर्जी का होगा इसमें, क्योंकि sp मिक्सिंग नहीं होगी, नो sp मिक्सिंग। देन इसके बाद वी गेट पाई स्टार, एंड देन इसके ऊपर सिग्मा स्टार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे ना समझ में आए, यू कैन अप्लाई द MOT, और आप MOT से स्ट्रक्चर बना के अगर करोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो F2 भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक, और ये भी डायामैग्नेटिक है, तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर A एंड D क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको अगर नहीं समझ में आता, यू कैन अप्लाई MOT है। ओके, now aldol condensation is a popular and classical method to prepare alpha beta unsaturated carbonyl compound। सबको पता होगा aldol condensation हम कहाँ यूज करते हैं? इनोलेट केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूजफुल है टू प्रिपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड और वी गेट द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब ये दोनों तरीके से हो सकती है, either it can be intermolecular और intramolecular। तो प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर। तो अब देखो, हमें प्रोडक्ट गिवन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नहीं है, मतलब सेम मॉलिक्यूल से नहीं बनी है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए गए हैं एल्डोल बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट इसको मैं ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी सो यू विल गेट लाइक दिस। इसको हाइड्रोलाइज कर दो NaOH की प्रेजेंस में तरीके से, तो यहाँ पे ये बनेगा डबल बॉन्ड O। अब अगर आप इससे दोबारा से इसमें NaOH ऐड कर दोगे, यू विल एंड अप विद दिस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, इनुलेट बनेगा, वापस से अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूँ तो इट विल बी C डबल बॉन्ड OH एंड वी हैव CH2 C डबल बॉन्ड OH। सेम यहाँ पे भी, अच्छा ये वाला क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल है। सेम ये वाला भी क्या होगा हमारे पास? इंट्रामोलिकुलर। ओके, सो
दिस इज ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर। इस वाले में अगर देखें तो यहां से अगर आप ब्रेक करोगे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये भी वापस से क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर। लास्ट वाले ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O, यहां से ये ब्रेक करेगा तो H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे CHO, HCHO, यानी कि HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका इनोलेट बना होगा और ये एज अ रिएक्टिंग स्पीशीज इसके ऊपर इसने अटैक करा होगा। तो अब दो मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये वाला क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आगे अगर इसने स्टेट फंक्शन पूछा है डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV dt। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या होने वाला है, 0। सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू, या फिर वी कैन से अमाउंट ऑफ हीट वी गिव डेल्टा यू प्लस W, और Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अब इतना तो सबको क्लियर है, डेल्टा यू यहाँ से 0 है, सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ W। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा, 2.303 RT log ऑफ V2 बाय V1। अगर मैं आइसोथर्मली और रिवर्सिबली की बात करूँ तो आइसोथर्मल के केस में वर्क इज डन बाय यूजिंग, या वर्क इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वी हैव 2.303 RT, R की वैल्यू है 8.3, टेम्परेचर इज मेंशन्ड हियर विच इज 300 एंड log V2 is 20 divided by 10. So we have log 2. So work done is equal to 2.303 into 8.3 into 300. log 2 is 0.301. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी 1.8 जूल। किलो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 1.78 किलो जूल। अब ये वर्क डन हो गया सिस्टम का। सिस्टम ने वॉल्यूम को क्या करा है, इंक्रीज करा है, यानी वॉल्यूम 10 से किस पे गया है, 20 पे। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करा है इसका मतलब सिस्टम ने काम करा है, बिकॉज अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता तो क्या होता, एक्सपेंशन तो नहीं होता, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता। बट अगर एक्सपेंशन हुआ है 10 से वॉल्यूम 20 पर गया है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम ने काम करा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी माइनस ऑफ 1.78 किलो जूल। अब देखते किस में मेंशन है ये। अच्छा माइनस तो देखो, माइनस 1.26, 17.8 नहीं, 21.4, सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डेल्टा यू आपको गिवन है इसमें 0, बिकॉज डेल्टा टी 0 है, और ये वाला एक बार करेक्ट कर लेना, ये 0 पॉइंट नहीं होगा, 1 पॉइंट होगा, ये 78 किलो जूल, बिकॉज Q इज जस्ट माइनस ऑफ W। इफ W इज दिस, सो Q विल बी माइनस ऑफ 1.718, इट विल बी 1.718 किलो जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव डेल्टा यू इज 0, डेल्टा यू 0 है, और म्यू दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना है इसमें 5.96 मोर मैग्नेट्रॉन। अब डेल्टा यू 0 पता है सबको किस में होता है, ये तो इसमें हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिगेंड को देख के बता सकते हैं। वैसे ही करेंगे हम। डेल्टा यू बराबर 0 किस केस में होता है, D5 में, और D5 का हाई स्पिन, और एक और केस D10 में। D10 तो पूरा ही फील्ड है, अगर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिल है, देखो 1 2 3 4 5, या तो इस केस में 0 होगा म्यू, या फिर दूसरा केस क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो D10 के केस में कोई ज़रूरत नहीं है लो स्पिन हो,
हाई स्पिन हो, नथिंग मैटर बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब हमें चेक करना है सिर्फ इसमें D10 और D5 का हाई स्पिन किस में बन रहा है। FeCN यानी x बराबर +2, Fe+2 की वैल्यू कितनी होती है D6 और D6 का Cn है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो D6 का बनेगा लो स्पिन। D6 का लो स्पिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, इसकी क्या वैल्यू 0 होगी। अभी मैंने बताया सिर्फ इन दोनों केस के अलावा किसी भी 0 वैल्यू नहीं हो सकती, तो आपको सिर्फ यही चेक करना है। तो D6 तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। CONH3+3, तो CO+3 की वैल्यू कितनी होती है D6, कोबाल्ट इज 27 सो इट विल बी D7 4s2, तो D6 हो जाएगा। D6 के लिए अगर मैं बात करूँ NH3 अगेन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगेन यही वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ये भी ऑप्शन गलत है। FeF6-4, FeF6-4 की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू कितनी होगी, x - 6 = -4, सो x बराबर हो गया +2। Fe+2 की वैल्यू अगेन D6 का बनेगा लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन, बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन बना दो D6 का 1 2 3 4 5 6, अगेन नॉट पॉसिबल हियर। MnHCN4- मैग्नीज इज इक्वल टू +2 में प्रेजेंट है, मैग्नीज +2 इज D5 एंड D5 में HCN इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सल्फर से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, D5 का हाई स्पिन, और D5 का हाई स्पिन इज ऑलवेज हैव म्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो D5 का हाई स्पिन 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सो म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, अगर 1 है तो 1.68 कुछ समथिंग आएगा, 2 है तो 2.8, 5 है तो ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर 5 प्रेजेंट है सो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, √5 + 2 दैट इज अप्रॉक्स 5.89 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वी हैव A2 + B2 इज गिविंग 2AB, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, सो EA फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, EA फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितना है 180। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो अगर कोई फॉरवर्ड रिएक्शन है सपोज, तो इसके लिए हमें 180 की एनर्जी देनी पड़ रही है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, रिएक्शन तो नहीं होने वाली, तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद 200 है बैकवर्ड के लिए, तो यहाँ से ये मान लो प्रोडक्ट। अब मैंने इसको लोअर साइड क्यों बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्ट हैव लोअर एनर्जी, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा, बट जनरल केस की अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की एनर्जी शुड बी लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी, तभी तो वो कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई तो वो क्यों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी एनर्जी है 200 किलो जूल। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये बताना है। तो अगर इसकी मैं HA की बात करूँ तो कितना होगा 180 - 200 दैट इज -20। ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को हमें करना है तो इसकी एंथैल्पी रिएक्शन की कितनी है -20। एंथैल्पी कैसे निकालते हैं हम, एक्टिवेशन कितनी चाहिए रिएक्टेंट के लिए माइनस एक्टिवेशन बैक साइड के लिए कितनी चाहिए होगी, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। अब सबसे पहला ऑप्शन है कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से हम किसी रिएक्शन में ये डिफाइन कर पाते हैं कि रिएक्शन आगे जाएगी या नहीं जाएगी। कभी भी कैटलिस्ट उसको ऑल्टर नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन के टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन रेट को सिर्फ वो चेंज कर सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को मैं चेक करूं तो कभी भी कैटलिस्ट उसको भी ऑल्टर नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैटलिस्ट कैन कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर, बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया स्पॉन्टेनिटी चेक करने का काम है थर्मोडायनेमिक्स का, और कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। तो कैटलिस्ट कभी भी स्पॉन्टेनिटी को चेक नहीं करता, ना ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस को कभी स्पॉन्टेनियस करा पाएगा। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का क्या +20 है, अभी मैंने फाइंड आउट करा है एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का कितना है -20, तो ये भी गलत हो गया। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है।
ये भी बिल्कुल गलत है। एंथैल्पी चेंज तो हमेशा सेम रहेगा ना, एंथैल्पी हमें गिब्स फ्री एनर्जी से बताते हैं, एंथैल्पी हमें थर्मोडायनेमिक्स से हम फाइंड आउट करते हैं। ये सिर्फ हमेशा एक पाथ डिफाइन करता है। अगर मैं कैटेलाइज्ड की बात करूं तो ये रिएक्शन को एक नया पाथ डिफाइन कर रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन वी हैव ए एंड बी। इसके लिए रेट लॉ कितना है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की हमने डबल कर दिया, सो सपोज आर डैश, और अगर मेंशन है R1 ले लो इसको R2, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? K ट्वाइस ऑफ A की पावर n एंड B बाई 2 की पावर m। सो K इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर m, A की पावर n एंड B की पावर n। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 कितना हो जाएगा? सॉरी, R2 डिवाइडेड बाई R1, इट विल बी K इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर m, A की पावर n एंड B की पावर m। यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई A की पावर n एंड B की पावर m। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। इट विल बी K इंटू 2n माइनस m, यानी कि R2 डिवाइडेड बाई R1 क्या हो गया? 2 की पावर n माइनस 1। के अच्छा, K से K भी तो कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहता है रिएक्शन का, तो वी विल गेट 2 की पावर n माइनस n। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, वी हैव द कॉम्प्लेक्सेस pyridine का होल थ्राइस। आई होप सबको स्टीरियोआइसोमर तो पता होंगे। स्टीरियोआइसोमर क्या होते हैं? वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोमर यू हैव डिस्कस, लाइक आपने 2 तरीके के आइसोमर पढ़े होंगे, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट स्टीरियो में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, जस्ट ओरिएंटेशन जो होगी स्पेस में वो डिफर करती है। तो ये हमारा AB3X3 टाइप का कंपाउंड है। तो वी कैन से यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, सबने पढ़ी होगी, एक फैक और एक मर। तो फेशियल और मेरिडोनियल, फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। तो यहाँ पे Cr और Cl3 फेशियल में सारे सेम फेस पर होंगे, एक ही देखो यहाँ पे फेस आ जाएगा। मेरिडोनियल में अलग अलग इनका फेस होगा। वी हैव Cl 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 एंड दिस विल बी pyridine, pyridine एंड pyridine। तो 2 पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे बनती है। सेकेंड पार्ट है इसका Cr Cl2 ऑक्सिलेट का होल ट्वाइस -3। वी हैव Cr, एक तो Cl यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो इट विल बी पैरा। अच्छा, ऑक्सिलेट में मैंने ऑक्सीजन क्यों लगाया? बिकॉज ऑक्सिलेट जो होता है दैट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। तो Cl में यहाँ पे अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊंगी तो वी हैव Cl, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे सबको दिख रहा होगा एक प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कभी भी प्लेन आ जाता है तो ऑप्टिकली कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड, अच्छा ये प्लेन आ गया तो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो कभी भी उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, मिरर इमेज इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। मिरर इमेज बनने की वजह से एक तो आपने ये बनाया, एक इसकी मिरर इमेज बना दो इधर। यहाँ पे Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वी हैव Cl एंड Cl, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज, और दोनों ही क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जस्ट इसकी रोटेशन सबको पता है ना, ये दोनों इनैंशियोमर हो चुके हैं। अगर ये +25 से रोटेट कर रहा है तो जस्ट ये -25 से रोटेट करेगा, बाकी सारी चीज इसमें बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो 3 पॉसिबिलिटीज इस वाले केस में आई, 2 पॉसिबिलिटीज इस वाले केस में। तो 2 एंड 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन,
मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। वी हैव अ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जब एसएन से और इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करेंगे, सो यू विल गेट द रिडक्शन ऑफ NO2 विद NH2। तो पहले स्टेप में सिंपल इसका रिडक्शन होगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में बिकॉज इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। फिर सेकेंड स्टेप में वी हैव AC2O, ये इसका करेगा N एसिटाइलेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन इज अ बेस, तो सबसे पहले यहाँ पे बेस का क्या रोल होगा, यहाँ पे NH को NH2 में से सिर्फ एक प्रोटोन को रिलीज कराना ताकि ये NH नेगेटिव बन सके, तो ये बन जाएगा NHOAC, तो ये हो गया N एसिटाइलेशन। ये स्टेप सिर्फ इसलिए करा गया है ताकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो जाए, नाइट्रोजन की बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाए, डोनेशन टेंडेंसी को कम कराने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी अगर आपने एमीन को, मतलब अगर बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है, एनिलीन को डायरेक्ट अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो सारी पोजीशन पे ब्रोमीन एक्वायर हो जाएगा। सिंपल रीजन है बिकॉज NH2 इज अ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो सारी पोजीशन पे चाहे वो ऑर्थो हो चाहे वो पैरा हो, जितनी भी 3 पोजीशन है हमारी उन सब पे Br आ जाएगा। बट अगर हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, वी वांट टू ऐड Br इन ओनली 1 पोजीशन, सो हमें इसका एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो गई, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वी हैव ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ACOH, सो वी विल हैव NHOAC, यहाँ पे इसको O हटा देते हैं, O नहीं होता, सिर्फ AC यानी COCH3, C++OCH3। तो एक्टिविटी क्यों कम हो रही है इसकी, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस रेजोनेंस लग रहा है, C++OCH3 यहाँ पे लगता है क्रॉस रेजोनेंस, तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी। अब ब्रोमीन अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऑर्थो पे आएगा, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी पैरा पे, मेजर तो पैरा ही होगा बिकॉज पैरा में होती है सिमेट्री, C++OCH3 एंड देन वी हैव Br। लास्ट स्टेप में NaOH डाल के इसको क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, अगेन NH जो OAC बना था वो वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेजर कौन सा होगा इनमें से, ऑर्थो या पैरा? आपने पढ़ा होगा पैरा इज मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू ऑर्थो। रीजन सिंपल होता है बिकॉज पैरा में होती है सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ अभी एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट पेयर ऑफ रिएक्टेंट एलिमिनेशन ऑफ HCl विल गिव डाइपेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन और एलिनिन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ग्लाइसिन आखिर क्या होता है। ग्लाइसिन इज NH2 CH2 एंड COOH। तो सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल होता है वो ग्लाइसिन ही है, सबसे छोटा बायोमोलिक्यूल, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिर्फ यही एक इकलौता बायोमोलिक्यूल जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं। एलिनिन की बात करें तो एलिनिन इज CH3 CH NH2 एंड COH। अगर हम इन दोनों को कंडेंस कराते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH NH2 C++O NH CH2 COOH। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में सेम हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। फर्स्ट वाले को कंडेंस करेंगे, मतलब सपोज यहाँ पे NH है, ये Cl है और यहाँ पे NH, तो यहाँ से Cl को रिलीज करा देते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन को। सो NH2 CH2 C++O NH CH CH3 COOH, ठीक है। तो देखो मैच तो यही वाला हो गया, फर्स्ट वाला, ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट होगा। एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं। इसमें CO यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है, लॉस ही नहीं हो सकता इसमें, या अगर हमें करवाना है तो हमें यहाँ से Cl और यहाँ से नाइट्रोजन, मतलब उल्टा चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो फर्स्ट ही करेक्ट होगा, बाकी को आप चेक कर सकते हो एक बार। COH और NH2, यहाँ पे भी सेम चीज़, NH2 CH2 C++O NH CH CH3 एंड वी हैव CuCl। इसमें भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन चार्जिंग द लिथियम स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम X1 to Y1।
लेड स्टोरेज बैटरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो रिएक्शन होती हैं, एक एनोड पे और एक रिएक्शन होती है कैथोड पे। ठीक है, अब एनोड पे सबको पता होगा कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में वी हैव Pb प्लस SO4 माइनस 2 इज गिविंग PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ रिडक्शन वी हैव PbO2 प्लस SO4 प्लस Pb प्लस 4H पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस 2 होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल गिव PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन रिस्पेक्टिवली चलती है कैथोड पे ये वाली और एनोड पे ये वाली। अब आपको चेक करना है Pp यहाँ पे कितनी, x1 टू x2, तो x1 की वैल्यू बतानी है, y1 की, x2 और y2 की। x1 है Pb की 0, तो x1 0 हो गया। बाद में गया PbSO4, PbSO4 में सल्फेट की वैलेंसी है SO4 माइनस 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा +2, तो ये हो गया +2। x2 की बात करें तो x2 यहाँ पे कितना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीजन होता है -2, 2 ऑक्सीजन -4, और 2 ऑक्सीजन अगर -4 है तो Pb पे कौन सा चार्ज आएगा, +4, तो ये हो गया +4। PbSO4 पे अगेन ये -2 और ये +2। ठीक है, तो 0 +2 +4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वी हैव गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विद +1 to +5 तक बनाता है। +5 की कौन सी वाली होती है, N2O5। अब इसमें बोला गया है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो नाइट्रोजन भी है सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी है सेकेंड पीरियड का, तो दोनों आपस में पी पाई बेटर ओवरलैप बना सकते हैं, और जिसकी वजह से ही नाइट्रोजन +5 तक एग्जिस्ट करता है, जो कि आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा। ऑल्दो कि नाइट्रोजन जो होता है ऑलमोस्ट, और ये भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को +4 तक ही एक्सटेंड कर सकता है, +4 इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ +4 क्यों बना रहा है, क्योंकि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5। अगर नाइट्रोजन को हैलाइड बनाना है, सपोज NCl5 या NF5 बनाना है, तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इसके पास 5 ऑर्बिटल होने चाहिए जिसमें ये एक्वायर कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2 2s2 2p3, तो 2s2 फिल्ड है और 2p 1 2 3। अब देख सकते हो आप, अगर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये एक्वायर कर सकता है। ठीक है, बाद में अगर इस लोन पेयर को ये दे सकता है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक चला जाता है, बट वैसे इसके पास सिर्फ 3 ही फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, डी इसके पास होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, और इसका रीजन क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, +5 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। तो नाइट्रोजन के केस में याद रखना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जैसे हम ग्रुप वाइज आते हैं, ग्रुप 15 का मेंबर है, तो नाइट्रोजन तक तो कभी भी ये बॉन्डिंग नहीं बनाता है, सिर्फ उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। बट अगर ये बना रहा है तो इसका रीजन पी पाई बॉन्डिंग होगी, नहीं बना रहा है तो इसका रीजन होगा सिंपल सा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपना जो इसका कोऑर्डिनेशन है, डी ऑर्बिटल इसके पास एब्सेंस है, जिसकी वजह से अपना एक्सटेंड नहीं कर सकता ये कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 5 या फिर वी कैन से बियॉन्ड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम टू प्रोड्यूस कंपाउंड X। सो बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करा गया, H2SO4, तो क्या बनेगा, ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3, और या नहीं सॉरी SO2, ओके, तो वी विल गेट SO3H, देन विच इज फर्दर ट्रीटेड विद NaOH। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, देन विच इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। इसको फिर हमने एसिडिफाई करा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो
एसिडिफिकेशन से क्या मिलेगा, फिनोल। अब फिनोल को जब ट्रीट करेंगे, द कंपाउंड वाई इज ट्रीटेड विद मेटल, जब इसको हम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एक प्योर कंपाउंड मिल रहा है विच इज प्रोड्यूस कंपाउंड जेड। जिंक मेटल के साथ यूज करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, सो यू विल गेट रिमूवल ऑफ द OH, रिमूवल हो जाएगा OH का एंड यू विल एंड अप द बेंजीन। ठीक है, तो लास्ट में हमने बेंजीन से ही स्टार्ट करा। बेंजीन पे सबसे पहला H2SO4 से ओलियम से वी विल गेट सल्फोनिक एसिड SO3H। फिर उसके बाद यहाँ पे NaOH से ट्रीट करने पर वी विल गेट O नेगेटिव Na पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो O नेगेटिव वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। फिर OH को दोबारा जिंक मेटल से इसको ट्रीट कराएंगे तो OH रिमूव हो जाता है, देन वी विल गेट दिस। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, H2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड एंड दिस। दो स्टेटमेंट है कि इसका डाइपोल मूवमेंट इससे ज्यादा होगा क्या, देखते हैं। वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से रेजोनेंस कर सकती है, तो CH3CH CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड वी हैव H। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस फॉर्म में बहुत ही इजीली एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये हमारा रेजोनेंस से शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड। तो अगर रेजोनेंस इसमें लग रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा है बिकॉज चार्ज सेपरेशन हो गया। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। और अगर Q हाई है तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू भी हाई होगा बिकॉज म्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चार्ज। तो चार्ज सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा। सेकेंड वाले केस की अगर बात करूँ, सो वी हैव CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। इसमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जहाँ पे हम रेजोनेंस लगा सके और ना ही इसमें कोई चार्ज सेपरेशन होगा। और अगर कोई चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डाइपोल मोमेंट है। मतलब डाइपोल मोमेंट आएगा बट वो इसकी वजह से आएगा, C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि CO होता है पोलर नेचर का है, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो सकता है। बट बाकी कहीं इसमें म्यू तो आएगा बट म्यू इससे कम होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज C1C2 बॉन्ड लेंथ ऑफ CH3। C1C2 की बॉन्ड लेंथ की बात करें CH3 में, देखो C1 ये है और C2, तो सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड में। अब ये डबल बॉन्ड फुल्ली नहीं है क्योंकि ये दोबारा से उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, तो चार्ज फॉर्म होती है मॉलिक्यूल की वो कम स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉन चार्ज, तो फर्स्ट वाला तो ज़्यादा स्टेबल होगा ही। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे परफेक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 से तो ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी CH3 C1C2 में इज ग्रेटर देन द C1C2 बॉन्ड लेंथ। C1C2 में यहाँ पे आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ अगर मैं बताऊँ तो आपको सिंगल बॉन्ड की हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डबल, देन वी हैव ट्रिपल। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। तो ग्रेटर तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये, इसकी लेसर होगी एज कम्पेयर टू दिस फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बट वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, थर्ड। ओके, पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। B+3 इज वेनेडियम। वेनेडियम की अगर मैं बात करूँ, वेनेडियम होता है 23 D3 4s2, +2 में D3 में वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, CO+2 इज D7 को फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। तो फर्स्ट वाला तो सही है बिल्कुल। टाइटेनियम को देखते हैं, टाइटेनियम +2 इज D2, स्कैंडियम टाइटेनियम इज 22, सो इट विल बी D2 4s2, सो यू विल एंड अप विद D2 में चाहे किसी भी तरीके से बना लो, हाई स्पिन लो स्पिन, इट विल एंड अप विद द 2।
देन वी कम टू CO+2. CO+2 इज D7. D7 अगेन, अभी D7 का तो अभी हमने करा है, दैट विल बी n बराबर कितना आएगा 3. ठीक है, तो ये वाला तो गलत ऑप्शन है. Fe+3, Fe+3 कितना होगा D6. D6 में Fe+3 में 2 3 4 5 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पिन बनाए तो. अच्छा, इसमें मेंशन नहीं है तो मैं हाई स्पिन ही कंसीडर करके चल रही हूँ. n बराबर 4 आ गया, बट अगर आप उसको लो स्पिन बनाओगे तो n बराबर कितना आ जाएगा इसमें 0. क्रोमियम +2 की बात करें तो D4, 1 2 3 4, इसमें n बराबर कितने हैं 4. तो 1 2 3 4 इसको अगर हम बनाएंगे लो स्पिन, ओके, सो इट विल बी n बराबर कितने आ गए इसमें 2. और इसको आप अगर बनाओगे लो स्पिन ही बनाते हैं इसको भी, और अगर इससे भी नहीं होता तो आप इस तरीके से भी बना के कर सकते हो. 3 4 5 6, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. इसमें भी हमारे पास D4, क्रोमियम +2, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, Fe+3 इज D5. इसको करेक्ट कर लेना ज़रा. Fe+3 है, Fe+3 इज नॉट D6, इट D5. तो D5 में 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे अगर हमने हाई स्पिन बनाया तो. क्रोमियम +2 इज D4, इसमें होंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है. टाइटेनियम +3 इज D1, D1 में होगा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. एंड Mn+2 इज D5. ठीक है, Mn+2 इज D5 है, तो D5 में अगेन वी हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अब ये जरूरी नहीं है ये बना के चेक करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि अगर आप लो स्पिन कंसीडर करो तो लो स्पिन करो, हाई स्पिन कंसीडर करो तो हाई स्पिन करो. अदरवाइज आप सिर्फ इस बॉक्स को बनाओ, ये जो d ऑर्बिटल का होता है 5, एंड यू कैन एंड अप विद दिस. आप इसमें ही इलेक्ट्रॉन को फिल करके आप समझ सकते हो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट showing the relationship between relation in terms of boron, aluminum, gallium and this indium, thallium. Now identify the element present in the incorrect pair. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर होगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो जब हम बोरोन से थैलियम की साइड आते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और अगर साइज इंक्रीज करता है तो बोरोन का सबसे कम साइज होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम. अब यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम में जब गैलियम की फिलिंग होती है तो यहाँ पे आता है बीच में डी ऑर्बिटल, और जब भी डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है इसके बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक होगा पूरा. डी ब्लॉक की वजह से यहाँ पे लगेगा इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट. डी ब्लॉक हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट इसका पुअर होने की वजह से जो साइज होगा गैलियम का वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम. देन गैलियम, एंड देन गैलियम से बड़ा होगा इंडियम का, एंड देन थैलियम का. ठीक है, तो ये बेसिक इसमें इस तरीके से साइज का जो कॉन्सेप्ट होगा. तो बोरोन का साइज बड़ा होगा क्या एल्युमिनियम से? ये तो गलत है. एल्युमिनियम और गैलियम में से गैलियम का साइज क्या बड़ा होगा? ये वाला ऑप्शन गलत है वैसे, क्योंकि एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम. लेकिन इसमें पूछना है M+3 में, अगर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमने लूज कर दिए उसके बाद का क्या कंडीशन होगी? तो देखो, एल्युमिनियम में Al+3 बनेगा और गैलियम में Ga+3. तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद एल्युमिनियम का साइज क्या हो जाएगा? गैलियम से छोटा. तो इस केस में एक्सेप्शन तो यहाँ पे आएगी, लेकिन बाद में जब +3 वाला चार्ज हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो अगेन एल्युमिनियम जो होगा वो गैलियम से क्या हो जाएगा? स्मॉलर इन साइज. ठीक है, तो कौन सा एटॉमिक नंबर होगा? गैलियम का एटॉमिक नंबर इज 31. सो 31 जो एटॉमिक नंबर है वहां अगर ऑप्शन में हम देखें इनकरेक्ट किसका दिया हुआ? इनकरेक्ट तो सिर्फ गैलियम का है, और गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31. तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 18 वाज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H6O
तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता इजीली, और रिएक्शन इट गिव, तो इसकी रिएक्शन, ये इसका कंपाउंड का नाम है X, इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे HBr से, नहीं सॉरी रिडक्शन पे ये Y कंपाउंड बनाएगा, एंड देन Y कंपाउंड रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म Z, सो विच इज कन्वर्टेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रक्चर ऑफ C3H6O की। तो इसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस मोनोवेलेंट डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो इसमें DB कितना प्रेजेंट है 1, इसका मतलब ये अल्कोहल नहीं हो सकता। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन करा गया है इट इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज। अगर कोई चीज इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, सपोजिटली अगर ये एल्डिहाइड होता CH2 डबल बॉन्ड OH, तो ये तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता, यहाँ पे कोई एजम्पशन ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो कीटोन जो होगा ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट X तो हमारे पास क्या हो गया, एसीटोन। एसीटोन या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ अब बात करते हैं दिस वन रिएक्ट विद HBr। नाउ अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अगर रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने से हमें क्या मिलेगा इसमें, ये चेक करते हैं। रिड्यूस टू गिव, अच्छा इसका रिडक्शन कराएंगे तो वी विल गेट CH3 CHOH एंड CH3। ठीक है, तो रिडक्शन कराने से जो हमारा एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो CHOH यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद HBr, तो HBr के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पे CH3CH, ये OH जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा Br से। ठीक है, रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी, सबसे पहले OH जो प्रेजेंट है वहाँ पे H पॉजिटिव का एडिशन होगा और OH एज अ गुड लिविंग ग्रुप वाटर की फॉर्म में रिलीज होगा, देन Br इस पे अटैक करेगा, सो यू विल गेट सेकेंडरी पोजीशन पे आपको Br मिल जाएगा। नाउ इसके बाद ये कंपाउंड है हमारे पास Z, देन विच इज, अब इसको हमने Mg से अगर ट्रीट कराया तो इंसर्शन हो जाएगा मैग्नीशियम का CH3CH MgBr एंड देन वी हैव CH3। ठीक है, अब जब भी कार्बन और मेटल, कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, बिकॉज मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पे हमेशा चार्ज होगा पॉजिटिव। सो नाउ अब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आगे क्या बोला गया है, इससे एक रिएक्शन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे, दिस ग्रिग्नार्ड ऑन रिएक्शन विद X फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसको जब X से रिएक्ट कराएंगे तो X क्या था हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो डायरेक्टली अब यहाँ पे ये वाला सेंटर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, ये डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप की तरह, CH3 CO नेगेटिव एंड देन यहाँ पे CH3 कनेक्टेड विद CH CH3 CH3, लास्ट में H प्लस का एडिशन करा दो इसमें, so you will get CH3 COH and connected with CH3 and then CH2 CH3। तो अब क्या क्या पूछ रहे हैं इसमें, कंपाउंड X Y Z कौन कौन से हो सकते हैं, तो X तो हमारे पास CH3 CO CH3 है,
अब ये वाले तो गलत हो गए बिकॉज एल्डिहाइड नहीं हो सकता, एल्डिहाइड बिकॉज इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन करा गया है कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सेकंड में से कुछ होगा। सेकंड चीज में अब जब इसको रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल थोड़ी बनेगा, इट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और थर्ड वाले में दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Br। फिर बाद में Br को हमने Mg से रिएक्ट करा के ग्रिग्नार्ड बनाया, ग्रिग्नार्ड के बाद अब अगेन रिएक्शन करा सकते हो CH3COCH3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। सो वी हैव CH3, इसको जब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu के साथ ट्रीट करेंगे सो वी विल गेट CH3 एंड इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, अब HMu की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन कौन सी होगी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में आपको देखना है इस वाली पोजीशन पे होगी या फिर सेकंड वाली पे। CH3 वाली पोजीशन पे तो CH2Br प्राइमरी रेडिकल बनेगा, बट इस वाली पोजीशन पे सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, तो ये ज्यादा फेवरेबल होगा। देन सेकेंड में एल्कोहलिक KOH, जब इसमें एल्कोहलिक KOH रिएक्ट कराएंगे लॉस ऑफ HBr, सो वी विल गेट CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट स्टेप में वी हैव HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कहीं पर डायरेक्ट बॉन्ड बना होगा सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो जब भी पेरोक्साइड मेंशन होगा तो यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा। रूल को फॉलो करना है, मींस जहां पे मोर हाइड्रोजन होंगे वहां पे कौन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, और जहां पे लेस हाइड्रोजन होंगे वहां पे कौन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो लेस हाइड्रोजन पे और वी कैन से लेस हाइड्रोजन पर जाएंगे हाइड्रोजन। तो वी हैव CH3 हियर एंड देन यहाँ पे H एक प्रेजेंट है, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे कौन जाएगा, अच्छा यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो लास्ट स्टेप सबको पता होगा एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं क्योंकि चारों बॉन्ड ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा और जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट वहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल इन एन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास एक एटम है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और बाहर वाला शेल सबसे 1s है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी करेक्ट होगी इस वाले रिलेशन के लिए। So the probability density of finding the electron is maximum at the nucleus। probability density क्या मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस में at the nucleus। और इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस में हमेशा ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट हो सकते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस से एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा R0 डिस्टेंस या फिर A0 डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस के बाद पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम न्यूक्लियस में बात करेंगे तो वो जीरो होगी, बिकॉज न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन 2a0 डिस्टेंस पे ऑब्वियसली मिल सकता है। द 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जो 1s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ये भी सही है कि s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है सिमेट्रिकल या फिर स्फेरिकल। p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, d की डबल डम्बल, ठीक है, तो S होता है स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब द ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या टोटल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अब एनर्जी होता है माइनस का 13.6 z² बाई n²।
ठीक है, तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और नेगेटिव में अगर वैल्यू कम होगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सपोज अगर आपने n को 2 लिया और एक बार 3, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 एंड -13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 9 वाली। तो जैसे जैसे हम अराउंड द न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो एनर्जी मैक्सिमम होती रहेगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनिटी भी हो जाएगी। जैसे n की वैल्यू 0 हो जाएगी ये वाली, तो ये पूरी एनर्जी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। मैक्सिमम हमारी डिस्टेंस a0 पे नहीं होती, मैक्सिमम हमारे पास एट ए डिस्टेंस इन्फिनिटी पे होगी। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें से सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अब कुछ NET टाइप के क्वेश्चन है। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अमाउंट कितना दिया है, 1 ग्राम। गेव वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml एंड यहाँ पे नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है इतना। तो ड्यूमास मेथड सबको पता होगा, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए एक मेथड है। नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, टेम्परेचर है यहाँ पे 300 केल्विन और प्रेशर है 900 mmHg और इतना प्रेशर 15 mmHg। तो टोटल अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो कितना आएगा, सरफेस टेंशन वाला प्रेशर माइनस कर देंगे, ठीक है, एक्वस टेंशन वाला, तो टोटल है 885 mmHg। अब नाउ वी हैव ऑल्सो PV इज इक्वल टू nRT, सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितने आएंगे, PV डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर कितना होगा mmHg में, इसको कन्वर्ट कर दो आप बार में, सो 885 डिवाइडेड बाय 760 mmHg। इसको mmHg को अगर हमें हटाना है तो इनटू वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी आएगी, 0.08214 और टेम्परेचर की वैल्यू है 300। ओके, तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.0070 मोल। ठीक है, तो अब एक मोल में अगर मैं बात करूँ कि तो कितने प्रेजेंट है हमारे पास, अमाउंट 0.007 मोल हो गई। एक मोल का मास कितना होता है, 28 ग्राम, तो 28 ग्राम में प्रेजेंट है 0.0070 मोल। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 0.0070 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, बिकॉज परसेंट में पूछ रहे हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 0.70 डिवाइडेड बाय 28। इसको सॉल्व कर लेते हैं, so it will be 0.025%। ठीक है, तो परसेंट में कितना आएगा इसका आंसर, 0.025%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 क्या होता है, सबको पता होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। KMnO4 एसिड में सीधा Mn+2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, ये Mn+7 से किसमें गया है, ये Mn+2 में। सो X इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो X क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 = 5. Now Y is the number of sigma electron present in the brown precipitate formed by the end of acetate ion and FeCl3. So acetate ion CH3CO नेगेटिव और साथ में प्रेजेंट है FeCl3, ठीक है, और H+ भी प्रेजेंट होगा। तो इन तीनों से मिलकर हमारे पास एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CFe, OH का होल ट्वाइस CH3COO। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करें आयरन की कितनी है, X - 2 - 1 = 0, X = +3। सो Fe+3 की वैल्यू कितनी आती है, D5, और सिग्मा बोल रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली D5 टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई बॉन्ड थोड़ी बनेगा इसमें। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, X + Y के लिए 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 5 + 5 = 10।
तो x क्या था यहाँ पे, डिफरेंस कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि KMnO4 एसिड में तो MnO2 Mn+2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर हम बेस लेंगे तो ये MnO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फिर x डिफरेंस था उसके बीच में, तो +7 से +2 में 5 का डिफरेंस, एंड सेकंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो वो 10 आ जाएगा यहाँ पे टोटल ऐड करके। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद आयरन इज डन यूजिंग FeSO4। मास निकालना है आपको, इसका कितना प्रेजेंट होगा, रिक्वायर्ड टू अचीव 12 ppm ऑफ आयरन इन 150 किलोग्राम ऑफ व्हीट। तो इसमें कितना हमारे, इसका कितना मास एक्वायर होगा, W फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन का मास निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे जितना भी मास हम इसका यूज करेंगे वो बराबर होगा मास ऑफ आयरन, क्योंकि एक्चुअल आयरन तो यहीं से आएगा FeSO4 के Fe से। तो फर्स्ट थिंग इज मास कितना दिया हुआ है आयरन का, 12 ppm। इसको सॉल्व करेंगे तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका, 150 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, और ppm के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सो W की वैल्यू कितना, अब 10 की पावर 6 क्यों करा है मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ppm को रिमूव करना था, इस वजह से। सो W इज इक्वल टू 12 इंटू 150 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। सो W विल बी 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 150। सो W हो गया यहाँ पे 12 इंटू 0.15। सो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.8 ग्राम्स। तो ये आ गया है मास किसका, आयरन का। तो इतना मास हमें रिक्वायर्ड है अगर हमें 12 ppm ऑफ आयरन का सॉल्यूशन बनाना है, या फिर जो भी इसमें मेंशन करा गया है, इसको अचीव करने के लिए हमें इतने ग्राम आयरन की तो नीड होगी। तो अब हमें बताना है इसका कितना मास लेना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ आयरन या फिर W, इसका जितना भी मास प्रेजेंट होगा वो बराबर होगा, अगर इसके मोल्स में निकालूँ तो 1.8 डिवाइडेड बाई 56, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ आयरन वो बराबर होंगे अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ आयरन गिवन बाय FeSO4 डॉट 7H2। ठीक है, तो इसका अगर अमाउंट हम देखें, अब यहाँ पे अमाउंट किसका आएगा, FeSO4 का मोलर मास डॉट 7H2 होगा। सो यू विल गेट 1.8 डिवाइडेड बाई 56, ये मोल आ गए हमारे पास किसके, आयरन के, बराबर होगा W डिवाइडेड बाई 56। सल्फेट का मास कितना होता है 96, तो डायरेक्ट हम इसमें 96 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, 1.8 डिवाइडेड बाई 56 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 96 प्लस 56 प्लस 7 इंटू 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0321 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 162 प्लस 126। सो W इज इक्वल टू 0.0321 इंटू ओके, सो W विल बी 9.244 ग्राम्स। ठीक है, तो 9 ग्राम हमें FeSO4 को लेना पड़ेगा 12 ppm का सॉल्यूशन ऑफ Fe बनाने के लिए। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, अच्छा इंटीजर में चाहिए तो अप्रॉक्स 9 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि 2 को अगर आप उसको 9.2 को अगर आप आगे सिग्निफिकेंट फिगर से करोगे तो इट विल बी 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करा है यहाँ पे, 12 ppm से हमने मोल्स निकाल लिए। सबसे पहले आयरन के मास निकाला, मास को मोल्स में कन्वर्ट करा, 1.8 डिवाइडेड बाई 56 इट विल बी 0.0321, एंड देन इसको हमने मोल्स जो आएंगे आयरन के वो कहाँ से आएंगे, FeSO4 से, तो इससे इक्वेट करके मास निकाल लिया FeSO4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द pH ऑफ 0.01 मोलर ऑफ वीक एसिड इज फाउंड टू बी 5। सो एक एसिड है HX, अब वीक एसिड है तो ऑब्वियसली कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा रिवर्सिबिलिटी का, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो इनिशियल इसका pH कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बता सकते हैं कितनी आएगी, 10 की पावर -5। अब इस एसिड को अगेन डाइल्यूट करा गया विद एक्सेस ऑफ वाटर, एंड pH जो सॉल्यूशन का है वो चेंज हो गया 6।
तो सेम रिएक्शन चलेगी, अगेन ये पानी में जाकर हाइड्रोलाइज होगा H प्लस प्लस X नेगेटिव। इनिशियली यहाँ पे इसका pH कितना दिया हुआ है 6, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएगी 10 की पावर -6। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड वीक एसिड एज X इनटू, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कितनी आएगी। ठीक है, तो HX की हमें कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.01। ये कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, आप सबने पढ़ा होगा इनिशियली जब ये डिसोसिएट होगा तो 0.01 से इनिशियली तो ये 0 होगा, फिर 0.01 में से सपोज अल्फा पार्ट गया यहाँ पे एंड यहाँ पे 0.01 अल्फा एंड ये 0.01 अल्फा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएगी यहाँ से 0.01 अल्फा, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है यहाँ पे 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू अल्फा, अल्फा विल बी 10 की पावर -3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3। अब चाहे आप डाइल्यूट कर लो किसी एसिड को, चाहे उसका K तो सेम रहेगा, तो यहाँ से पहले K भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और K वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है, देखते हैं एक बार K यहाँ से क्या आएगा C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि डिसोसिएट का अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -2 -3 करेंगे तो अप्रॉक्स में कितना आएगा ये 10 की पावर -8 है ना, 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, सो इट विल बी 10 की पावर -8। तो ये आ गई वैल्यू Ka की। अब हमें नेक्स्ट इसमें कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। सो अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा C अल्फा, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6। सो Ka की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर को आई कैन राइट C इंटू अल्फा, एंड C अल्फा की वैल्यू है 10 की पावर -6 इंटू अल्फा, और ये हो गया 10 की पावर -8 इज इक्वल टू। अब एक चीज़ और मेंशन करने वाले कि यहाँ पे K अलग दिया हुआ है, लेकिन जो हमने फाइंड आउट करा है K वो अलग है, तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे 10 की पावर -8। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6, सो अल्फा विल बी 10 की पावर -2। ये आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 0.01 इसका डिसोसिएट हुआ है। अब यहाँ से C अल्फा कितना गिवन है 10 की पावर -6, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -2, कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 की पावर -4। ठीक है, तो कितना गिवन है यहाँ पे X इंटू 10 की पावर -4, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो सब कैसे प्रोसीड करा हमने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जो भी pH गिवन है वहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल के Ka की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब K क्योंकि दोनों एसिड बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ हमने वाटर की एडिशन और इंक्रीज कर दिया, तो K सेम होगा। वहां से हमने C अल्फा को फाइंड आउट करा, C अल्फा के बाद Ka को फाइंड आउट करा, एंड देन अल्फा विल बी 10 की पावर -2, फिर अल्फा से C अल्फा फाइंड आउट करके कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट, तो कॉन्सेंट्रेशन आई 10 की पावर -4। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में 10 की पावर -4 ऑलरेडी मेंशन है, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 होगा, तो वैल्यू ऑफ X कितनी आई है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन DNA हेलिकल स्ट्रक्चर 5' ऑफ G इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा 3' और यहाँ पे 5'। C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है G का C, इसका भी C, G T T A G C C एंड A G T एंड A एंड T। अब एक चीज़ और याद रखना कि G और C के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए डबल बॉन्ड इसमें होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करेंगे तो कितने आएंगे 3, तो यहाँ पे हो गए, फिर यहाँ पे 6 9 12 13 14 15 16 18 19 20, फिर ये 23 26 29
31 to 33, तो टोटल 33। ठीक है, तो सी जी के बीच में टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे सी जी में आ गए और हर एक में तो 21 तो सी जी से आ गए और बाकी बचे हुए किससे आए 80 से। 1 2 3 4 5 10 हमारे आ गए 80 से, तो टोटल कितना आ जाएगा 33। तो याद रखना हमेशा सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एंड ए और टी के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है डबल बॉन्ड। ओके, सो दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।